नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर जो गल्फ कंट्रीज में है, दूसरी जगहों पर हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम उनका आज ख़त्म हो रहा था कि हम ईरान के पावर प्लांट्स पर ज़बरदस्त हमले करेंगे, लेकिन बैकफुट पर आ गए और अब कह रहे हैं कि 5 दिन के लिए हमने इस जो अटैक है उसकी योजना को अभी हमने रोक दिया है। एक बात और भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम इसके लिए ईरान के लोगों से बात कर रहे हैं, टॉप लेवल के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि उनकी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। इधर डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई के लिए अब अपने सहयोगियों को दोषी ठहराने लगे हैं। वहाँ पर जो उनके सलाहकार हैं और वह अपने पहले भी उन्होंने इसका दोषारोपण दूसरों पर किया था। यानी एक तरीके से अमेरिका में ट्रंप की अपनी जो एक किचन कैबिनेट है उसके भीतर भी इस मुद्दे को लेकर अब सिर फुटौवल वाली स्थिति आ गई है और इधर हमलों की बौछार हो रही है इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर। इन सब का नतीजा क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 25 दिन हो गए हैं इस लड़ाई के और पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भारत में आज फिर राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा वाली बातें दोहराई और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि बहुत इस समय स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है। यानी लोगों को एक अलर्ट मोड पर उन्होंने रखने की कोशिश की है कि अगर ये लड़ाई आगे चलती रही तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। इसी पर कयास लग रहे हैं, लेकिन ये भी कयास लग रहे हैं कि आखिर ये लड़ाई रुकेगी भी या नहीं रुकेगी, और नहीं रुकती है तो आगे क्या कुछ होता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, नए तथ्य हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और सर, सबसे पहले बात यही कि अब एक के बाद एक बैकफुट पर आते दिखाई पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अपने ही सहयोगियों पर अब वो धमाका कर रहे हैं कि भाई हम तो इनके कहने से लड़ाई में कूद गए थे। लड़ाई में आप कूद गए थे, किसी के भी कहने पे कूदे हो, आप देश के राष्ट्रपति हैं, आखिरकार जाएगा तो सब कुछ आप पर ही। क्या ट्रंप को ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, या वो सोच रहे हैं कि अगर हम दूसरों पर डाल देंगे तो उससे हमको इस लड़ाई का जो इसका एक जो कलंक लगना है या इसका जो इसकी एक आरोप है वो आरोप धुल जाएंगे, वो पाप उनका वो जो अपराध है वो धुल जाएगा? देखिए, मैं समितराज जी आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जी, और उनसे दिल पे हाथ रख के कोई ये पूछे कि जब आपके देश में विदेशी मेहमान आए थे तो आपने उनका अपमान क्यों किया, क्या यह उचित था? क्या आपने घर आए मेहमान का अपमान करना चाहिए जो आपने ज़ेलेंस्की का किया और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और बाकी यूरोप के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ किया? क्या वो उचित था? नंबर 2, क्या ये उचित था? अब ये भूल जाइए कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और वो महाशक्ति हैं। क्या ये नैतिकता के रूप में ये बात सही थी? क्या वेनेजुएला पे चढ़ गए और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लाए? क्या ये उचित था? क्या ये अमेरिका के राष्ट्रपतियों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने कहा था इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हमें दिखाइए कौन से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको वहां प्राप्त हुए? आपने पूरे देश को ध्वस्त कर दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। सद्दाम हुसैन का जो महल है आज के तारीख में खंडहर बन गया है, वही आपने कर्नल गद्दाफी के साथ किया। आप ये बताइए कि आप क्या तानाशाह हैं विश्व के कि भारत के ऊपर जब मन आता है टैरिफ लगा देते हैं, जब मन आता है कहते हैं कि रूस और ईरान से आप तेल नहीं खरीदेंगे। आप हैं कौन? आप हमारे हैं कौन? अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि आपने जब आपकी वार्ता चल रही थी ईरान के साथ, और आप मानते हैं कि वार्ता चल रही थी, और इजराइल ने धोखा देके अगर ईरान पे हमला किया तो आपने इजराइल को दंड क्यों नहीं दिया? आप तो पूरे विश्व को दंड देते फिरते हैं, आपने इजराइल को दंड क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो आपका चचेरा मौसेरा भाई है, इसलिए आपने दंड नहीं दिया क्या? और देखिए, ये एक तरह का ब्लफ है जो मैं समझता हूं। मैं कोई सैन्य विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने करीब 10 साल पढ़ाया है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से एक तरफ ये खबर उड़ रही है कि 2500 मैरीन्स शुक्रवार को ईरान के तट पे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंच जाएंगी,
2,500, और इसका मतलब फुट ऑन ग्राउंड। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छुड़ाने के लिए अब ये एक तरफ ये खबर उड़ रही है, दूसरी तरफ ये खबर उड़ रही है कि अमेरिका तो डायरेक्टली ईरान से टॉक पे नहीं है, लेकिन 3 देश ईरान से उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ, अधिकारियों के साथ वार्ता में है। क्या सच है क्या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन ईरान ये कह रहा है, जो उसने अपने मकसदों से दिखा दिया है, मंसूबों से दिखा दिया है, कि इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिन का टाइम ले लें, अपनी जो एमिनिशंस हैं उनको रिकूप कर लें और उसके बाद ईरान पे दोबारा आक्रमण करें, तो ईरान को तो छोड़िए, हम लोग कैसे विश्वास करें कि आप विश्वासघात नहीं करेंगे? आप वो बात क्यों नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे? तो देखिए, ये बात तो ईरान की मैं बिल्कुल मानने से सहमत हूं कि जिस समय आपने विपक्षी पहलवान को पटक दिया और विपक्षी पहलवान की गर्दन पे आपका पैर जम गया, और अगर उस समय विपक्षी पहलवान यह कहे कि मुझे छोड़ दो, और आपने छोड़ दिया, और उसका क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी क्या हो? भाई देखिए, अगर ये क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल भारतवर्ष की होती, तो भारतवर्ष तो हमेशा जो कहता है वो करता है। हम लोग तो किसी के साथ धोखाधड़ी करते नहीं। वो बात दूसरी है कि पिछले 8-10 साल से हमने वो भी शुरू कर दिया है, लेकिन हम करते नहीं। लेकिन अगर इस प्रकार से अमेरिका के क्रेडेंशियल्स हैं कि वो अपने मित्र राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ता है, उनके राष्ट्राध्यक्षों का भी अपमान करता है, तो ईरान उनकी बात पे विश्वास क्यों कर ले? अच्छा, जो ईरान की शर्तें हैं वो मैं उससे सहमत हूं, बिल्कुल सही बात है। धोखा दे के उन पर आक्रमण हुआ, उनके लोगों को मारा गया, उनके अयतुल्ला की शहादत हुई, और उसके बाद आपने धमकियां देनी शुरू की कि ईरान को हम मट्टी में मिला देंगे और बिल्कुल 5 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। तो कंपेंसेशन दीजिए, जो भी $5-7 ट्रिलियन का कंपेंसेशन है वो दीजिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो कह रहे हैं कि हमारे मित्र राज्य जा सकते हैं और हमारे नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। भाई, नियमों का पालन तो आपके अमेरिका, यूएसए के अंदर भी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके अलग अलग कानून है। नहीं सर, एक चीज और है, उनके कानून का ईरान तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका को भली भांति समझ रहा है। आप जब वो शर्त अपनी रख रहा है तो कह रहा है कि 1 साल के भीतर हमको 3-3 युद्धों का, एक उसके घरेलू जो गृह युद्ध है और पिछले साल की लड़ाई, और ये उसका ये कहना है कि हम 3 युद्ध झेले हुए हैं, इसलिए हम तो लिखित गारंटी चाहते हैं, उसके पीछे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और कंपेंसेशन आप अलग दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात आई, ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि हमने 5 दिन के लिए डिले कर दिया है, ईरान की ओर से यह बयान आया है कि ये डिले नहीं कर दिया है, हमने चेतावनी दी थी, उस चेतावनी की वजह से डर के मारे इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। ये हमला करने वाले नहीं, और हमला करेंगे तो हमने बता ही रखा है कि हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो ईरान तो कतई विश्वास नहीं कर रहा है। बात यह है कि ट्रंप की बातों पर क्या उनके अपने देश के लोग विश्वास कर रहे हैं? एक के बाद एक कोई बयान दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद अपने ही बयान का खंडन एक तरीके से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इतने विश्वसनीय हो गए हैं कि जिन लोगों ने शायद उनको चुनकर राष्ट्रपति बनाया है, वो भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कैसे विश्वास किया जाए? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए, अभी आप महाराष्ट्र का केस सुन रहे हैं, एक अशोक खरात नाम का एक ज्योतिषी जो अपने को कहता था, जो मर्चेंट नेवी में काम करके आया था, उसके बाद जैसे उसने व्यभिचार का अड्डा बना दिया, और भारत के अंदर भी एक एप्स्टीन फाइल का किस्सा सुन गया, लेकिन वो दब जाएगा। जैसे कर्नाटका के अंदर प्रोज्वल रमन्ना का हुआ, वो दब गया, वैसे ये भी दब जाएगा। लेकिन ये बताइए, अगर किसी देश के नेता का चरित्र इतना गिरा हुआ जनता के सामने आ जाए कि वो 12-12 साल की छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार करे, और उसके बाद उसके चरित्र पे विश्वास जी क्या अमेरिकन्स को करना चाहिए, क्या भारतवासियों को करना चाहिए? भाई हमारे, देखिए अमेरिका की संस्कृति क्या है मुझे नहीं पता। अमेरिका में हो सकता है कि इन चीजों को वो माफ कर देते हो, लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में और हमारे देश के अंदर तो हम इसको माफ नहीं करेंगे। वो दूसरी बात है कि प्रोज्वल रमन्ना एच.डी. देवेगौड़ा साहब के पौत्र हैं, जेल रहे, लेकिन अगला इलेक्शन हो सकता है वो लड़ें और उनकी कन्विंसिंग करने महामानव पहुंच जाएं, और हो सकता है वो जीत भी जाएं, क्योंकि पैसे का राजनीति के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन ऐसे आदमी के बारे में क्या, मुझे नहीं, भाई हम तो भारतीय हैं, हमको तो अपनी संस्कृति के बारे में पता है। बिल गेट्स की ये जो
अपने प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन की पत्नी ने उन पर कैसे विश्वास कर लिया, यही बात मेरे गले से नहीं उतरती। बिल गेट्स की पत्नी ने तो चलिए उनको छोड़ दिया, जब उनके चरित्र के बारे में उनको पता चल गया। तो ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व संदिग्ध हो घरेलू मामलों में भी, भाई हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और अपना ईश्वर क्यों मानते हैं? हम इसलिए मानते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादाएं कायम की। और मैं सुमित्रा जी आपको बताऊं, मेरे लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने तीर्थ स्थल हैं, पुण्य स्थल हैं, उसमें घूमा हूं ज्यादातर में, और मुझे सबसे ज्यादा अगर कूल वाइब्रेशंस आई हैं तो इंदौर के अंदर अहिल्याबाई होलकर के जहां वो बैठती थी वहां पे आई। कारण अहिल्याबाई होलकर वो महान नेत्री थी देश की, जिसने चरित्रहीन होने की वजह से अपने बेटे को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था। और ऐसे लोग अगर बात करेंगे कि मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी बात पे विश्वास करो, तो ईरान कर लेगा, तो मैं भाई इससे सहमत नहीं हूंगा। विश्वास तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल ना हो, आप हमारे भारतवर्ष को बिना बात के लिए कभी 50% का टैरिफ लगा देते हो। अरे यार आप, और उनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया, अपना डिफरेंशियल टैक्सेशन कर रहे हैं, आप देशों का अपमान कर रहे हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों का अपमान कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर रहा है, फिर कह रहे हैं इससे तेल मत खरीदो, उस दाम में खरीदो। मोस्ट फेवर्ड नेशन से भारतवर्ष को निकाल देता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान को रख देता है। तो ये ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है? जी बिल्कुल। अरे क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है जो आप कहिए वो करिए। जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने 2013 में कहा था अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन अगर आ जाते तो हमारे हिसाब से माननीय मोदी जी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती जी। लेकिन किसान 13 महीने बैठे रहे, फिर आप नोटबंदी आपने कर दी, सारी इंडस्ट्री तबाह कर दी, केवल कैपिटलिस्ट लोगों को। फिर इधर जब ये कांड हुआ है ईरान का और अमेरिका का, तो आपने यूएनआई ही अडानी जी को दे दिया। तो ये मैं एक घटनाक्रम देख रहा हूं सुमित्रा जी, जब भी इस प्रकार की कोई आपत्ति आती है, कोई बहुत बड़ी संस्था को अडानी जी को दे दिया जाता है। एक चीज जैसे लोग इतने शोर में उसको डिस्कस ना करें। अच्छे दिन की बात आप कर रहे हैं, वैसे तो अब कहा यह जाता है, जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे वो तो ये मानकर चल रहे हैं कि अब अच्छे दिन में ही हम लोग चल रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को अब तुलना कर रहे हैं कि पहले वाले ही अच्छे दिन बहुत अच्छे थे, अब जो अच्छे दिन कहने के बाद आए वो अलग। ये एक अलग विमर्श का मुद्दा है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से ईरान अब हमले उसके हो रहे हैं, और इसराइल में अब एक ये समझ लीजिए कि बिल्कुल वहाँ पे अफरा तफरी वाली स्थिति है। आज वहाँ पे पार्लियामेंट की बैठक हो रही थी, सत्र को वहाँ पर हमलों की वजह से लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, वहाँ सत्र को स्थगित करना पड़ गया है। बंकर्स में लोग छिपे हुए हैं, जब से लड़ाई पिछले 25-26 दिनों से चल रही है लगातार, 28 फरवरी से ही इमरजेंसी वाले हालात हैं। वहाँ भी लोग विरोध में, अपनी सरकार के प्रधानमंत्री नेतान्याहू के विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं लगातार। अब वहाँ भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। इन सब को देखते हुए, अच्छा दूसरी बात यह कि ट्रंप ने जब ये यू टर्न लिया कि 5 दिन की हम और मोहलत दे रहे हैं, इस मुद्दे पर नेतान्याहू ने बड़ी हैरानी जताई है। अब क्या इन दोनों के बीच की जो दूरियां बढ़ रही हैं, ये दूरियां भी कुछ गुल खिलाने वाली हैं क्या? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने नेतान्याहू के दबाव में ही इस लड़ाई में अमेरिका को एक घुसाया है, अदरवाइज वो भी चाह रहे थे कि ये टल जाए। तो क्या जो दबाव, जिन चीज़ों को छिपाना चाह रहे थे, अब स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि वो सारी चीज़ें अभी तक जो छिपाई गई वो निकल कर बाहर आ जाएंगी? नहीं, देखिए मिश्रा जी, मैं इस बात से बिल्कुल, ये नेतन्याहू जो कर रहे हैं ये नौटंकी है, और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो भी नौटंकी है, और ये दोनों मिलकर नौटंकी कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके बीच में एक बहुत बड़ा कुचक्र है जी, और ये कुचक्र है ईरान को धोखे में रख के उसको दांव मारने का। क्योंकि देखिए क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में जो अमेरिका की थी कि ये सुपर पावर है और ये किसी भी देश को 5 दिन के अंदर खत्म कर सकता है, वो मिथ टूट गया है। अब लोग ये मान गए हैं कि ईरान जैसा देश, भाई मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करके देखिए ईरान कैसे लड़ सकता है इजराइल प्लस अमेरिका से, जबकि चाइना रूस तो उसको परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं ना, डायरेक्टली सामने से तो कर नहीं रहे जी, लेकिन वो लड़ रहा है, वो मार रहा है और जीत रहा है। ये एक प्रकार का षड्यंत्र है, कुचक्र है, जिससे, क्योंकि आपके कार्यक्रम में मैं देखता हूं रोज ईरान के कोई ना कोई बुद्धिजीवी आते हैं
जी। और उनकी डिटर्मिनेशन से मुझे पता चलता है कि ये जो जाल बिछा रहे हैं अमेरिका और नेतान्याहू, ये मिल के बिछा रहे हैं और इस जाल में ईरान को नहीं फंसना चाहिए। एक बार निर्णायक डिसीजन हो जाए, निर्णय हो जाए, भारत की डेस्टिनी को भारत के लोग डिसाइड करेंगे, ईरान की डेस्टिनी को ईरान के लोग डिसाइड करेंगे, अमेरिका की डेस्टिनी को अमेरिका के लोग डिसाइड करेंगे। हमारे देश की डेस्टिनी को ना चीन डिसाइड कर सकता है, ना रूस कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, लेकिन अमेरिका की दादागिरी और ये नेतान्याहू साहब, इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र का कुचक्र रचा है जिससे ईरान को सावधान रहना चाहिए। ये केवल नौटंकी चल रही है और ये फिर वार करेंगे, क्योंकि ये लोग वही कौरव पक्ष के लोग हैं। सोते हुए वार करेंगे, छिपा के वार, ऐसा वार करेंगे जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की होगी, और मेरे ख्याल से ईरान के जागरूक लोग इससे अवगत होंगे। ये बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। वहां पर चर्चा भी है। आज ही मैं किसी ईरान के किसी सांसद का या वहां के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का एक बयान कहीं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि ये एक भ्रमित करने के लिए कि ईरान के अधिकारियों के साथ अमेरिकी अधिकारियों की बात हो रही है, ये चीज़ें हैं, और ईरान की जनता में ये मैसेज देने की कोशिश की ईरान की सरकार कैसे लड़ाई भी लड़ रही है और ट्रंप से बात भी कर रही है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल एक सपाट तरीके से इसको खारिज किया है कि ये बोलते रहे, झूठ बोल रहे हैं, हमारी कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। और मुझे लगता है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि ईरान की जनता इस समय सबसे ज़्यादा अपनी सरकार, अपनी सेना के साथ वो इंटैक्ट दिखाई पड़ रही है। तो ये जो मैसेज है विदेश मंत्रालय का, ये ईरान में कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आया होगा, निश्चित तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है। और उन लोगों को भी पता है कि ऐसी स्थिति में सरकार से बातचीत करने का अगर दावा कर रहे हैं ट्रंप, तो ये निश्चित तौर पर लोगों को भ्रमित करने की वजह से ही कर रहे होंगे। लेकिन इसका जो उत्तर दिया है ईरान ने, वो लगता है कि एक बेहतर कूटनीतिक तरीके से दिया है कि आपकी चाल को हम समझ भी रहे हैं और उसी भाषा में आपको हम जवाब भी दे रहे हैं। देखिए समंतराज जी, एक बात और बताता हूं मैं। ईरान के अंदर जिस प्रकार का इमोशनल वेव इस समय आई हुई है, और पूरा ईरान देश की जनसंख्या, पूरी की पूरी जनता एकजुट होकर खड़ी हुई है। अब ये ईरान के शासकों के लिए भी बड़ा मुश्किल है इस लाइन को छोड़ दें जी। और ये इतना दबाव है जनता का, क्योंकि जनता समझ गई है कि अमेरिका ने, इजराइल ने उनको धोखा दिया, उनके अयतुल्लाह की शहादत की और 40 लोगों को मार दिया, और न्यूक्लियर स्टेशन उड़ा देंगे, पावर स्टेशन उड़ा देंगे, आपके ऑयल वेल्स उड़ा देंगे। तो देखिए, आज अगर उनके टॉप लीडरशिप चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती, इतना ज्यादा अंदर से प्रेशर है, और मेरे ख्याल से वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि इस समय पूरे विश्व के अंदर, देखिए, विश्व शांति होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, तुरंत होनी चाहिए। लेकिन ईरान ने बड़ी चतुरता से अपनी जो कंडीशंस बताई हैं, वो कंडीशन जेन्युइन हैं। भाई, वार्ता चल रही थी, आपने युद्ध क्यों छेड़ा? बिल्कुल। और आपने फिर कहते हैं सिविलियन एरिया में अटैक क्यों किया? अरे यार, तुमने अयतुल्लाह को मारा, वो कोई आर्मी ऑफिसर थे क्या? वो क्या आर्मी का कोई सेंटर चलाते थे? फिर महात्मा गांधी के नाम से तेहरान के अंदर जो हॉस्पिटल है, उसमें आपने बॉम्बार्डिंग क्यों की? तो स्टार्ट किसने किया? उस समय धोखा दिया। तो देखिए, यह बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि ईरान की जनता इस समय एकजुट है, और ईरान की जनता के प्रति पूरे विश्व के अंदर सहानुभूति है, यहां तक कि इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी सहानुभूति है। अगर इस समय जब पूरे विश्व के अंदर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण देता हूं बल्कि। जब किसान आंदोलन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, उन्होंने राकेश टिकैत को मीटिंग के लिए बुला लिया और उसको पब्लिसाइज कर दिया कि राकेश टिकैत मिलने आए थे। जब ये साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जंतर मंतर पर बैठे थे, तो आपको पता होगा कि एक दिन अमित शाह साहब के घर में उनकी मीटिंग हुई थी और वो पब्लिक कर दी गई कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और ये लोग हमारे घर आए थे, बजरंग पूनिया जी। अच्छा, जैसे ही लोगों ने देखा कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट गृह मंत्री के यहाँ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनके साथ कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं, ये तो बिक गए। जबकि वास्तविकता वो रही थी, वो तो कहा गया था कि आइए वार्ता पे आइए, लेट अस डिसाइड योर मसला, लेकिन वो बदनाम हो गए। तो ये एक प्रकार से जो कह रहे हैं कि वार्ता चल रही है, वार्ता चल रही है, और इस बात को इसीलिए अब ये मजबूरी हो गई है वहां की लीडरशिप की, ईरान के, कि वो ये प्रूव करे कि हम वार्ता पे नहीं है।
हाँ जी। क्योंकि अगर ये प्रूव हो गया कि वो वार्ता में हैं, अगर प्रूव हो गया कि वार्ता में हैं, तो ईरान की जनता उन्हीं के खिलाफ वो कर देगी जो उन्हें इच्छा नहीं होगी कि वो करे। हाँ नहीं क्योंकि बिल्कुल, अमेरिका की जी ईरान ने पूरी तरीके से खारिज किया है अब और कहा है कि कोई वार्ता का कोई मतलब ही नहीं है, कोई उनसे वार्ता नहीं है। एक चीज इसमें और भी आई, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और वो भी निश्चित तौर पर वो कोई उनकी एक समझ लीजिए कि कोई स्ट्रेटजी होगी, कोई चाल ही होगी कि अब हॉर्मुज पर हम और मतलब मैं और ईरान मिलकर उसको कंट्रोल करेंगे। तो ईरान ने उसका भी जवाब दिया है, लेकिन ट्रंप के इस बयान को कि हॉर्मुज पर हम और वो करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं आप? कोई आपदा में अवसर ढूंढ लिया है ट्रंप ने, या फिर जो बहुत सारे बयान और जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है क्या, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ये बयान भी उसी तरीके का है? देखिए सुमित्रा जी, आपके भी शायद जवानी में हुआ हो और मेरे साथ भी जवानी में हुआ था। देखिए लड़के लड़कियां जब यंग होते हैं 20-21 साल के, तो वन साइडेड अफेयर होते हैं। लड़का सोचता है कि ये लड़की से मैं प्यार करता हूं तो ये भी मुझसे प्यार करती होगी, अगर लड़की उसे लिफ्ट नहीं मारती, या लड़की सोचती है लड़का प्यार करता है, इस तरह की चीजें। मेरे ख्याल से उसी प्रकार के सेंटिमेंट से डोनाल्ड ट्रंप पीड़ित हैं, क्योंकि तो ईरान कह रहा है जो मैसेजेस मिल रहा है वन साइडेड मिल रहा है, इट्स ए वन साइडेड लव। इधर ईरान इंटरेस्टेड नहीं है, ईरान कह रहा है कि भैया या तो पक्की शांति हो जाए, ऐसा युद्ध इनाम हो जो इतिहास बने और पूरे विश्व के अंदर अपनी गुंडागर्दी बंद कर दो। और जिस प्रकार से भारत के लोगों को, सुमित्रा जी, हमारे दिल पे इतने छुरी चली थी जब भारत के लोगों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के वापस भेजा गया था जी। अरे क्या हमारे देश के बच्चे बेचारे जो अपना 40-40, 50-50 लाख रुपए खेत बेच बेच के अमेरिका गए थे, चलिए गलत तरीके से गए थे, कम से कम इज्जत से तो उन्हें वापस करते। तो ईरान को कंपेंसेशन दे दीजिए, माफी मांग लीजिए और उसके बाद एक एफिडेविट दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में एक एफिडेविट दे दीजिए कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, प्रोवोक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपकी दादागिरी चलती रहे, तो भैया कल आप ईरान पे कर रहे हो, कल लीबिया में किया था, फिर इराक में किया था, कल भारतवर्ष के साथ करना शुरू कर दोगे। और हम भी ये जानते हैं, जो ही आपके वो शायर थे जो मध्य प्रदेश वाले भोपाल के, राहत इंदौरी साहब, अरे यार उनके घर में आग लगी है, कल हमारे घर में लग जाएगी, फिर हमें बचाने कौन आएगा? वो कहेंगे अच्छा ठीक है, जब ईरान पे लगी थी तुम चुप बैठे थे ना, तुम इजराइल जाके तमगे ले रहे थे ना और कह रहे थे ना वी विल स्टैंड विद इजराइल इन ऑल टाइम्स टू कम, तो हम तुम्हारे रक्षा के लिए क्यों आए? तो पूरे विश्व की चेतना को जागृत होना चाहिए, कहीं भी इस प्रकार की अनैतिक कार्रवाई हो उसका विरोध होना चाहिए। जी बिल्कुल, वही आप राहत इंदौरी के उस शेर की बात कर रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में। अब यही पर ये सवाल उठता है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि जब एक के बाद एक, अभी केवल इनके डोनाल्ड ट्रंप के जो दूसरा कार्यकाल है उसी की बात की जाए, चाहे हथकड़ियाँ लगाकर भेजना हो, चाहे जो भारत ने नहीं उस पर आपत्ति जताई, लेकिन तमाम छोटे छोटे देशों ने भी आपत्ति जताई, पर जिस तरीके से टैरिफ प्लान अपनी एग्जीक्यूट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन दुनिया के तमाम देशों की ओर से उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई जिस तरह की आनी चाहिए थी, एक विरोध बिल्कुल। अब यही सारी चीज़ें हैं, जब वेनेजुएला में जो कुछ कर गए कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई और वो पहुंच चुके थे ग्रीनलैंड में, ये ईरान उरान नहीं आया होता तो अब तक वो क्यूबा और ग्रीनलैंड में वो अपनी दहशत फैला चुके होते। तो यही एक बड़ा एक नज़ीर भी है और लोगों के सामने उदाहरण है कि आखिर अगर नहीं हस्तक्षेप किया गया किसी को भी होगा तो फिर उसका साहस तो बढ़ता चला ही जाएगा। वही काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन आखिरकार होता है कि आप एक जो उसको क्या कहते थे अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा हुआ था, लेकिन कोई न कोई तो आकर रोकता ही है। अब ईरान ने उस अश्वमेध के घोड़े को ऐसा रोक दिया है कि अब वो कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा है, बल्कि पीछे हट चुका है। तो अगर ये चीज़ें पहले ही विश्व जनमत ने इसका विरोध किया होता तो शायद ट्रंप आगे इतना न बढ़ पाए होते, बल्कि मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने देश में कहीं ज़्यादा विरोध हुआ है उनकी इन पॉलिसीज़ का। नहीं देखिए, सीधी सी बात यह है, मुझे तो भारत सरकार के, भाई हम तो भारतवासी हैं, भारत माता के बेटे हैं, लेकिन सरकार ने इस बात की निंदा तो कर दी जो ईरान ने इजराइल के ऊपर सिविलियंस पे अटैक किया, लेकिन एक बार भी इस बात को क्रिटिसाइज नहीं किया कि इजराइल ने 165 बच्चों की हत्या क्यों की और वहां पे उनके अयतुल्लाह को क्यों मारा।
भाई देखिए, हम तो वो भारतवासी हैं जो हर चीज की निंदा करते हैं जो गलत होता है, जो सही चीज होती है उसके सत्यमेव जयते हम लोगों का नारा होता है। तो इतना ज्यादा पार्टीजन, जबकि जापान उसके लिए खड़ा हो रहा है, इटली खड़ा हो रहा है, ब्रिटेन खड़ा हो रहा है, अपने श्रीलंका जैसा छोटा सा देश खड़ा हो रहा है। मैंने जब उनके शिप पे अटैक कर दिया तो उस शिप को श्रीलंका ने वहां पे शरण दी और उनके नाविकों की सेवा की, शुश्रूषा की। और हमारे देश के लिए, हमें भाई, हम अपने देशवासी हैं, इतना अधिकार तो हमको जानने का है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप वहां पे 50,000 टन का तेल जो है वो उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आप बताइए, अरे आपको अगर बांग्लादेश के जहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पे 50,000 टन भेजने में आपको कोई परेशानी नहीं है, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इजराइल से ऐसे कौन से आपकी गुत्थी फंसी हुई है? या तो वो आपका जो कौन सा वो स्पाईवेयर है, वो वाला स्पाईवेयर का कुछ चक्कर है, या ये इलेक्शन कमीशन। अब तो इलेक्शन कमीशन भी, अब आप सोचिए, सुभद्रा जी, मतलब कल्पना करना बड़ा मुश्किल है एक सरकारी डिपार्टमेंट पे, क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी की है, मैं जानता हूं। अगर कोई लेटर टाइप भी होता है ना, दस्तखत होते हैं तो 6 लोग उसको देखते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि लेटर आया और क्लेरिकल मिस्टेक से अधिकारी ने दस्तखत कर दिया। अरे उसमें भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कैसे लग गया? अच्छा, उसके बाद केरला गवर्नमेंट पे भी मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं, सीपीएम वालों पे। अब ये तो अफवाहें उड़ रही है कि सीपीएम बीजेपी का समझौता हो गया है। सीपीएम की गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस प्रकार के जो एक्स पोस्ट है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि उससे चुनाव आयोग की बदनामी होती है। अरे भैया, ये पता चलाओ कि उसमें कई लोगों को नोटिस आए हुए हैं, हमारे जानने वालों को, कई पत्रकारों को नोटिस आए हुए हैं इस तरह के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, केरला गवर्नमेंट की ओर से। भाई देखिए, प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कैसे पहुंच गया चुनाव आयोग के अंदर? और उसके बाद उसको 6 लोगों ने दस्तखत किए। भाई आप भी जब जानते हैं, सरकारी बड़ा अफसर दस्तखत करता है तो नीचे इनिशियल्स होते हैं, फाइल पे चलता है। ऐसा नहीं होता कि गए प्राइवेट सेक्टर टाइप कि वो एमडी ने दस्तखत कर दिया, उसमें बकायदा फाइल चलती है, फाइल पे नोटिंग्स होती है, फिर जिससे कि बाद में रिट्रेस किया जा सके किसने क्या टिप्पणी की थी, किसने अपोज किया था, किसने सपोर्ट किया था। तो अब ये पता चला ना, अगर इस प्रकार का आपका वही वाला हिसाब हो गया नॉर्थ कोरिया वाला कि 99.5% वोट किम जोंग को मिलेंगे, तो भैया फिर लोकतंत्र और संविधान की बात करना हमारे लिए व्यर्थ है। बिल्कुल, अब वही तो कहा जा रहा है कि यहाँ जो चुनाव आयोग पर यूं ही नहीं इतने आरोप लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, बल्कि विपक्ष का सीधे सीधे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन है। और कल का जो लेटर है, इसने तो एक तरीके से इस बात की पुष्टि कर दी है। हाँ, अब वो अशोका रोड से नहीं चल रहा है, अब तो वो सीधे जो वहाँ पर नया वाला दफ्तर है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाला, वहीं से चल रहा है। ये दिखाई पड़ गया, अब इसमें तो कोई संदेह रह ही नहीं जाता है। और इसको ह्यूमन एरर बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। आप सीधे सही बात कह रहे हैं कि ये लेटर न जाने कितने आंखों के सामने से गुजरा होगा और किसी ने क्या नहीं देखा है। और अगर नहीं देखा है तो फिर इस तरह के चुनाव आयोग कितना जिम्मेदार चुनाव आयोग है, जो बड़ी बड़ी दलीलें दे रहा है, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है पूरी चुनावी प्रक्रिया को, और जो वोटर लिस्ट है वो इतना गैर जिम्मेदार है। खैर, ये सारी बातें तो है ही, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं ख़ास तौर पर ईरान में, एक बहुत संक्षेप में आपसे ये जवाब चाहूँगा कि क्या लग क्या रहा है? जो कूटनीति भी चल रही है, ट्रंप साहब एक कदम आगे और 4 कदम पीछे आ रहे हैं, वो भी चल रहा है। दहशत में नेतान्याहू भी अब दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब हमले उनके यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास भी होने लगे हैं। तो इसकी कोई संभावना क्या दिखाई पड़ रही है क्या कि लड़ाई के महीना पूरा होने के पहले कोई इस पर रुक सकती है, लड़ाई बंद हो सकती है? सीज फायर की बात को तो ईरान सिरे से खारिज कर रहा है, तो कह रहा है कि लड़ाई शुरू हुई है तो अब बंद ही होगी, सीज फायर जैसी स्थिति नहीं आएगी। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि लड़ाई रुकनी चाहिए, और लड़ाई रुकनी चाहिए और इस टर्म्स एंड कंडीशन पे रुकनी चाहिए कि अमेरिका की दादागिरी बंद होनी चाहिए और इजराइल की दादागिरी चाहिए। भाई ईरान कह रहा है कि आपने जो यहाँ पे एयर बेसेस बना दिए हैं जी, और हमारे पड़ोसियों के यहाँ आपने एयर बेसेस बना के हम पे अटैक करा रहे हैं, इनको हटा लीजिए, पूरी तरह से हटा लीजिए जी, और हमें कंपेंसेट कर दीजिए जो आपने नुकसान किया है। और एक अपने सुप्रीम कोर्ट की, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल कर दीजिए कि अब हम कोई इस प्रकार की वॉर को नहीं छेड़ेंगे, विश्व शांति को नहीं
खतरा उत्पन्न कराएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे ये एक प्रकार का ट्रैप है, जिस ट्रैप के अंदर ईरान को नहीं फंसना चाहिए जब तक बिल्कुल पुख्ता पुख्ता, जिसमें चीन भी इन्वॉल्व हो, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो, भारत भी इन्वॉल्व हो, रशिया भी इन्वॉल्व हो, बाकायदा एक ऐसा डॉक्यूमेंट बने कि आगे से इस प्रकार की गुस्ताखी ना हो और गुंडागर्दी ना हो। हाँ, वही कि सीज फायर वाली बात नहीं हो। अमेरिका की कोशिश यही है कि सीज फायर हो, लेकिन ईरान की जो शर्तें हैं वो यही है कि सीज फायर जैसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही शर्त उसकी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सीज फायर जैसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर फिर से ये लड़ाई 4-6 महीने बाद, साल भर बाद दोबारा होगी। तो अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन परिस्थितियों में लड़ाई तत्काल रूप से रुकने वाली तो नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि ये 3 शर्तें हमारी मानिए, और अमेरिका, इसराइल, उन दोनों के लिए इन शर्तों को मानना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत नहीं मिश्रा जी, एक चीज मेरे को और नहीं समझ में आ रही है। देखिए भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं कम बुद्धिमान हूं, मैंने कहा आपसे राय ले लेता हूं। देखिए ये बताइए, पहले सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज नहीं है, और आप लोग अफवाहों से बचें। और माननीय मोदी जी राज्यसभा के अंदर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कोविड लाइक सिचुएशन है। तो इसका मैंने अफवाहें बढ़ा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? अपना अपना देख लो, सरकार कुछ नहीं करने वाली है कोविड की तरह। नहीं, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि क्या भाई, हम तो अब सरकारी अधिकारी डीसी कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं अफवाहें उड़ाने वालों को दंड मिलेगा, वो कोई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, और मोदी जी कह रहे हैं कि कोविड लाइक सिचुएशन है। तो क्या वो अफवाहें फैला रहे हैं? देखिए वास्तविकता यह है, मोदी जी को सबसे बड़ी परेशानी क्या है आज के तारीख में जी, और समंतराज जी आप भी समझेंगे। आज 5 स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं 1 महीने के बाद, 5 में हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी अगर यह युद्ध नहीं रुका तो। क्योंकि जो आदमी एलपीजी की लाइन में लगा हुआ है, जिसकी इंडस्ट्री बंद हुई है, जिसका ढाबा बंद हुआ है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे कि हमारा ढाबा बंद करा दिया महाराज इसलिए आपको वोट देंगे? अब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खत्म हो गया। भैया जब घर में खाना नहीं बन रहा, जब एलपीजी नहीं मिल रही, और मोदी जी कह रहे हैं कोविड लाइक सिचुएशन है जी, तो कोविड लाइक सिचुएशन में फिर आपको, भैया जब से आप आए हो, एक बार माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं इतना लकी हूं कि जब से मैं आया हूं तेल के दाम गिरने लगे हैं। तो महाराज 11 साल में नोटबंदी भी करा दी, गलत जीएसटी भी करा दी, फिर उसके बाद कोविड में मिसमैनेजमेंट भी करा दिया, फिर किसानों के आंदोलन में भी बिल्कुल मिसमैनेज किया, और अब इस समय मिसमैनेज कर रहे हो। अरे भैया कम से कम लोगों के घर का खाना तो बन जाए, होटल तो चल जाए। जो बैचलर जिनके घर में चूल्हा नहीं है, अब बच्चों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं घर में चूल्हा है नहीं, 10 रुपए की चाय 30 रुपए की मिल रही है जी। अरे मोदी जी वो थोड़ी 80,000 किलो का मशरूम खाते हैं भाई, तो 10-15 हजार रुपए कमाते हैं, माँ बाप 5-7 हजार रुपए गांव से भेजते हैं, उसमें अपना स्टोर रख के खाना बनाते हैं। वो बेचारे, उनको बदहाल कर दिया आपने, लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। तो जरा कृपा दृष्टि रखिए, आप जैसे अमीर लोग नहीं देश में रहते हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो 25,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि तो ये चीज़ें हैं, बहुत स्थिति गंभीर है, लेकिन बहुत सही आपने कहा कि तमाम और चीज़ें, उनके भी परिणाम इस युद्ध पर टिके हुए हैं, और भारत में आने वाले दिनों में जो अगले महीने 5 राज्यों में चुनाव है, उसके भी परिणाम इसको लेकर हैं कि अगर लड़ाई जारी रहती है तो क्या होगा और लड़ाई रुकती है तो क्या होगा। अब देखना यही है कि लड़ाई रुकती है या फिर अभी जारी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, और अब यही देखना है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं, न तो ईरान अपनी शर्तों से नीचे आने को तैयार है, और अमेरिका इसराइल की मुश्किल ये है कि अगर वो उसकी शर्तों को मान लेते हैं तो सीधे तौर पर ये होगा कि हार नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका और इसराइल इस स्थिति के लिए तैयार नहीं होंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त।